नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 को हमने कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है और जाना है, समझने की कोशिश की है कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रश्न आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस टॉपिक पर बेस्ड और किस तरीके के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस के दौरान मैंने आपको मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनको मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपने क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 25 से 27 में, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 25 से 29 में और ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 25 से 30 में। तो अगर आपने मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में पढ़ा है 6 है, उसमें पहला जो आता है आपका वो आता है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 में है। अगर आपने क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया होगा या फिर आप पहले से जानते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड जो अधिकार का वर्णन है वो आपके अनुच्छेद 25 से 28 में है। और अगर सिर्फ स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती तो आपको जाना था अनुच्छेद 19 से 22 में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के स्तर को देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। यानी कि जो ये मूल्य शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है वैल्यू, ऑप्शन बी कहता है वेलेयर, ऑप्शन सी कहता है वेलेयर और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन वर्ड से हुई है तो उस लैटिन वर्ड का क्या नाम है, ये आपको बताना है। अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से देखा है तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया है, जब हम संवैधानिक और मानवीय मूल्य टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे तो सबसे पहले मैंने आपको मूल्य यानी वैल्यू के बारे में डिटेल में बताया और ये भी बताया कि ये एक लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है और उस लैटिन वर्ड का नाम है वेलेयर यानी VALERE। ऑप्शन में आपके ARE भी दिया गया है, लेकिन ये नहीं हो सकता और मूल्य को वैल्यू कहा जाता है। ये कोई लैटिन वर्ड नहीं है, ये एक अंग्रेजी शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका बी है कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वेलियर शब्द से हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे और आप एग्जामिनर के माइंड सेट को भी समझ पा रहे होंगे कि वो किस तरीके से ऑप्शन में भी आपको फंसा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कहता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यक्त करना शैक्षिक मूल्य कहलाता है। यह कथन है। देखिए, जो शैक्षिक उद्देश्य है यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जो आपके उद्देश्य है, जो आपके टारगेट है, अगर आप उसको व्यक्त करते हैं तो उसको हम शैक्षिक मूल्य कहते हैं। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है अर्बन का है, ऑप्शन बी कहता है बॉडी का है, ऑप्शन सी कहता है ब्रूबेकर का है और ऑप्शन डी कहता है पार्सन्स का है। अब आपको बताना है कि जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको व्यक्त करने के लिए जिसका आप प्रयोग करते हैं उसे हम शैक्षिक मूल्य कहते हैं। तो ये कथन किसका है, तो कंटेंट वाले पोर्शंस में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। अर्बन महोदय के अनुसार भी बताया, आपको बॉडी साहब के अनुसार भी बताया और पार्सन साहब के अनुसार भी बताया और ब्रूबेकर के साहब के अनुसार भी मैंने आपको बता रखा है। और ये कथन आपके ब्रूबेकर साहब का है। उनका मानना ये है कि अगर आप शैक्षिक उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं तो उसी को ही हम शैक्षिक मूल्य कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी।
उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, तो आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या है। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार आपको मूल्यों की संख्या बतानी है कि एनसीईआरटी ने मूल्यों की संख्या कितनी बताई है। ऑप्शन ए कहता है 4, ऑप्शन बी कहता है 83, ऑप्शन सी कहता है 84 और ऑप्शन डी कहता है 10। अब आपको बताना है कि मूल्यों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार कितनी मानी गई है। तो अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या है 83, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या 83 यानी 83 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है लौकिक मूल्य नहीं है, यानी कि जो लौकिक मूल्य है ये कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है अर्थ, ऑप्शन बी कहता है धर्म, ऑप्शन सी कहता है काम और ऑप्शन डी कहता है मोक्ष। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लौकिक मूल्य नहीं है। तो अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप जानते होंगे कि भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्यों की संख्या 4 मैंने बताए हैं, और उसके अंतर्गत एक आता है आपका धर्म, एक आता है आपका अर्थ, एक आता है आपका काम और चौथा होता है आपका मोक्ष। यानी कि ये सभी के सभी भारतीय दर्शन के अनुसार मूल्य है, और इसके अंतर्गत जो अर्थ, धर्म और काम होते हैं ये आपके लौकिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो मोक्ष आता है वो आपका अलौकिक मूल्य हो जाता है, यानी कि उसे हम आध्यात्मिक मूल्य भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि लौकिक मूल्य नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन लौकिक मूल्य के दिए हैं, उनको छांट कर निकालना होगा। बचा हुआ ऑप्शन आपका लौकिक मूल्य नहीं होगा और ये आपका अलौकिक मूल्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन के स्तर को देखकर रियलाइज कर पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एग्जामिनर आपको किस तरीके से क्वेश्चनों में फंसाते हैं। अगर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं तो भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, क्योंकि चारों ही चीज़ें आपको पता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या है। देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या। तो एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या तो 83 है, बट यहाँ पर आपसे पूछा गया शैक्षिक मूल्यों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए कहता है 4, ऑप्शन बी कहता है 83, ऑप्शन सी कहता है 84 और ऑप्शन डी कहता है 10। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है, आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, इसको बार बार रिवाइज किया है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा गया एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या, और मैंने आपको कंटेंट में बता रखा है कि एनसीईआरटी के अनुसार 4 शैक्षिक मूल्य माने गए हैं, जिसमें एक आता है आपका सफाई एवं सच्चाई, दूसरा आता है आपका बंधुत्व एवं भाईचारा, तीसरा आता है आपका श्रम और चौथा आता है आपका समानता एवं सहयोग। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या आपकी है 4, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। देखिए व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो मूल्य आधारित वर्गीकरण यानी मूल्यों के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अर्बन के द्वारा, ऑप्शन बी कहता है स्प्रेंजर के द्वारा, ऑप्शन सी कहता है पार्सन्स के द्वारा और ऑप्शन डी कहता है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है या किसने इसको प्रस्तुत किया है। तो अगर आपने कंटेंट वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर किया है तो इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच सकते हैं, क्योंकि कंटेंट में मैंने आपको बताया है कि व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण सबसे पहले स्प्रेंजर महोदय ने प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 6 मूल्यों पर आधारित व्यक्तित्व को बताया है, जिसमें एक आता है आपका राजनीतिक मूल्य जो राजनेताओं के पास होते हैं, एक होता है आपका सामाजिक मूल्य जो समाज सेवियों के पास होते हैं, एक होता है आपका आर्थिक मूल्य जो व्यापारी के पास होता है, एक होता है आपका कलात्मक मूल्य जिसे हम कवि और चित्रकार के पास मानते हैं,
एक होता है आपका धार्मिक मूल्य जो साधु संत कबीर पादरी के पास होते हैं, और लास्ट होता है आपका सैद्धांतिक मूल्य जो आदर्शवादी होते हैं, जो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, जो नियमों का अनुपालन करते हैं, उनके पास होता है। तो इस हिसाब से व्यक्तित्व का मूल्य आधारित वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है वो आपके स्प्रेंजर महोदय ने किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेंजर ने। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और प्रश्नों को देखकर रियलाइज कर पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में इस टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्य नहीं है। अभी अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से शैक्षिक मूल्य कौन सा नहीं है एनसीईआरटी के अनुसार। तो ऑप्शन ए कहता है बंधुत्व एवं भाईचारा, ऑप्शन बी कहता है श्रम, ऑप्शन सी कहता है समानता एवं सहयोग, और ऑप्शन डी कहता है धर्म। अब अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार जो 4 शैक्षिक मूल्य है, यदि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों शैक्षिक मूल्यों को ध्यान रखना होगा, तभी आप इसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कौन सा शैक्षिक मूल्य नहीं है। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार जो 4 शैक्षिक मूल्य होते हैं उसमें बंधुत्व एवं भाईचारा भी है, उसके अंतर्गत श्रम भी आते हैं और समानता एवं सहयोग तीनों आते हैं, लेकिन धर्म कहीं पर भी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है सफाई एवं सच्चाई, जो ऑप्शन में नहीं है, और उसकी जगह आपके लिए ऑप्शन में रखा गया है धर्म। और इसी तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चनों में नहीं है वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ इसीलिए माना जाता है, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप उनके बारे में डिटेल नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धर्म। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस को देखकर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि व्यक्तित्व के मूल्य के आधार पर साधु या पादरी के पास किस प्रकार का मूल्य होता है, यानी कि व्यक्तित्व के मूल्य जो स्प्रेंजर महोदय के अनुसार जो उन्होंने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो उसके आधार पर आपको बताने हैं कि जो साधु या पादरी होते हैं इनके पास किस प्रकार का मूल्य उपस्थित होता है। ऑप्शन ए कहता है सैद्धांतिक मूल्य, ऑप्शन बी कहता है धार्मिक मूल्य, ऑप्शन सी कहता है कलात्मक मूल्य, और ऑप्शन डी कहता है सामाजिक मूल्य। अब आपको बताना है कि जो साधु या पादरी होते हैं इनके पास किस प्रकार के मूल्य होते हैं। तो अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आप जानते हैं कि जो सैद्धांतिक मूल्य होते हैं वो आपके होते हैं आदर्शवादियों के पास, यानी कि जो आदर्शवादी होते हैं। जो धार्मिक मूल्य होते हैं वो होते हैं आपके साधु या पादरी के पास, जो कलात्मक मूल्य होते हैं वो होते हैं आपके कवि या कलाकारों के पास, और जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो होते हैं आपके समाज सेवियों के पास। तो अगर देखा जाए आपसे पूछा गया है साधु और पादरी के पास किस प्रकार के मूल्य होते हैं, तो इनके पास जो मूल्य होता है उसको हम धार्मिक मूल्य मानते हैं, यानी कि वो धर्म की बातें करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि व्यक्तित्व के मूल्य के आधार पर साधु या पादरी के पास धार्मिक मूल्य उपस्थित होता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आपके इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि निम्न में मूल्यों की विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मूल्य की विशेषता नहीं है। इसके लिए आपको मूल्यों की जो विशेषता है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो आपने कंटेंट वाले पोर्शन में बहुत अच्छे से कवर किया होगा। ऑप्शन ए कहता है मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स टाइपिंग एरर है, मूल्य सार्वभौमिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है मूल्य एक आदर्श है जिसे पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है, और ऑप्शन डी कहता है मूल्य समाज द्वारा निर्मित है। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि निम्नलिखित में से कौन से मूल्य की विशेषता नहीं है, यानी कि अगर नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब है कि बाकी 3 ऑप्शन आपके हैं और एक ऑप्शन आपका नहीं है, और उसको आपको छांट कर निकालना है। तो देखिए मूल्य जो है वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि मूल्य सब जगह पर स्थित होते हैं, बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका मतलब ये तो आपके मूल्य की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कि मूल्य हमारे मार्गदर्शक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए ये भी आपका सही हो जाएगा मूल्यों की विशेषता के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है कि मूल्य एक आदर्श है, बिल्कुल सही बात है, जिसे पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप
आपके लिए ये गलत है, क्योंकि इसे आप कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी इंसान इस दुनिया में मूल्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई इसे प्राप्त कर सकता है तो वो स्वयं ईश्वर है, जो आपके अदृश्य है, क्योंकि आप ईश्वर को कभी देख नहीं सकते। जो जिसके अंदर सभी चीज़ें संपन्न है वो आपके ईश्वर है, और ईश्वर को आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है आपका, ये गलत हो जाता है कि मूल्य एक आदर्श है और उसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आप कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी एक सिंगल पर्सन मूल्य, सभी मूल्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो करता है या कर सकता है तो हम मानते हैं कि वो ईश्वर ही है जो इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को आप देख नहीं सकते। इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है कि मूल्य की विशेषता के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मूल्य समाज द्वारा निर्मित है। बिल्कुल सही बात है, जो आपके मूल्य है ये आपके समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, तो इसलिए ये भी मूल्य की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन आपके मूल्य की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। एक ऑप्शन आपका नहीं आता है और वो ये है कि मूल्य एक आदर्श है जिसे पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है, जो कि गलत है, और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, और यहां तक आपने जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं उन प्रश्नों को देखकर आप रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।